नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का भूगोल का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये आप एक बार देखते हैं ना तो दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो प्लीज आप अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हम जो भी क्लास ले उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो आसान ही क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल मैं उसको अपना भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा पूरे। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित करें। क्वेश्चन आएगा कि संसाधन को परिभाषित करें, संसाधन क्या है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, यही बात आपको लिख देना है। तो देखिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी चीजों को संसाधन कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, मानवीय यानी जो आप मानव है, तो आपको जरूरतों को जो भी चीज पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा यानी मिट्टी, जल, खनिज यानी सोना चांदी, जो भी है सब, ये सब क्या है, संसाधन है। जीव इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है। सेवा जैसे मान लीजिए बैंकिंग है, टीचर है, बाकी बहुत सारे सेवा क्षेत्र है, तो वो भी क्या है, संसाधन है। और जिमरमैन कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है ना। मेन परिभाषा तो आपको इतना ही है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो ये सब बात लिख दीजिएगा। तो समझ गए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी चीजों को संसाधन कहते हैं। यानी जो आपको जरूरत को पूरा करता है वो सभी चीज क्या है, संसाधन है। जैसे मृदा यानी मिट्टी, जल, खनिज, कलम, किताब, कुर्सी, टेबल, जितना चीज आप देख रहे हैं सब क्या है, संसाधन है। और वर्तमान परिवेश में सेवाओं, बहुत सारे सेवा है, बैंकिंग क्षेत्र और जो मतलब जो भी है वो सब क्या है, संसाधन माना गया है उसको भी। और जिमरमैन कहते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संसाधन का उपयोग कौन करते हैं, मानव। इसीलिए संसाधन अपने आप नहीं, मानव जब तक उपयोग नहीं करेगा तब तक वो संसाधन नहीं होगा। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इससे ऑब्जेक्टिव दो, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव आता है। दो बताइए, कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। तो याद रखिएगा, कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। याद रखिएगा, सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा, अब पूछेगा आपसे कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है, पीट। तो याद रखिएगा कि कोयला 4 प्रकार के हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइट और सबसे निम्न कोटि का पीट है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है, संसाधन नियोजन क्या है। देखिए, नियोजन मतलब समझ रहे हैं कि संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी आप संसाधन को सही तरीके से, ठीक है ना, एक शेड्यूल बनाकर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए शादी वगैरह होता है, तो आप क्या करते हैं, पहले आप मैनेजमेंट अधिक मतलब शेड्यूल बना लेते हैं कि हमको कितना चावल खरीदना है, कितना आलू खरीदना है, कितना कौन चीज खरीदना है। ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र का विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना। यानी संसाधन अगर आप नियोजन कर रहे हैं तो किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है, आवश्यक है। भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण होता है, जहाँ संसाधन का वितरण समुचित नहीं है, यानी एक जैसा सब जगह नहीं है। उत्तराखंड के लिए, झारखंड में, उदाहरण के लिए झारखंड में अत्यधिक मात्रा में खनिज है, लेकिन पेयजल और अन्य सुविधा नहीं है। तो इसीलिए हमें संसाधन को क्या करना होगा, नियोजन करना होगा। पहले हम प्लानिंग बनाएंगे कि हमको क्या क्या करना है, कहाँ कितना खर्च करना है, और विवेकपूर्ण यानी सही तरीके से उसको उपयोग करेंगे। तो क्या है, संसाधन नियोजन है। तो समझ गए कि संसाधन के विवेकपूर्ण यानी सही तरीके से, सही ढंग से अगर उपयोग कर रहे हैं प्लानिंग के साथ, तो क्या है, नियोजन है। ठीक है ना। और संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। जब तक आप संसाधन को सही तरीके से, उसको भविष्य को देख कर न उपयोग कीजिएगा, तब तक वो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। तो संसाधन नियोजन से ही विकास के लिए आवश्यक होता है संसाधन नियोजन। अब भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण होता है कि जहाँ संसाधन उस वितरण समुचित नहीं है, यानी संसाधन है सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं कोयला है तो कहीं पानी की समस्या है, कहीं हर चीज़ की समस्या है, तो कहीं सब नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए झारखंड में हम बता दिए कि वहाँ खनिज अधिक है, लेकिन पेयजल की अधिक समस्या
सुविधा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, जल संसाधन का उपयोग है, मतलब लिखिए जल संसाधन का उपयोग लिखना है। तो ये लड्डू क्वेश्चन है, आप जानते हैं जल क्या है, जल भी एक संसाधन है, इसका उपयोग क्या है। तो जल संसाधन का उपयोग घरेलू कार्य, यानी घर में जितना काम होता है, नहाना, खाना बनाना, बर्तन मांजते आप लोग, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो क्या है, उपयोग ही ना कर रहे हैं, नहाते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो वही घरेलू कार्य। घरेलू काल में सभी का, यानी घरेलू कार्य में सभी आ गया, नहाना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, हर चीज़। फिर पेयजल, पीने के लिए, सिंचाई यानी कृषि वगैरह के लिए, उद्योग, उद्योग धंधा में जल का, जल विद्युत का निर्माण में यानी बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है ना। मत्स्य पालन यानी मछली पालन जल में ही होता है। और परिवहन के लिए, जैसे देश विदेश से जो सामान आता जाता है तो वहाँ क्या किया जाता है, परिवहन यानी जल मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ हवाई जहाज से अधिक मात्रा में सामान नहीं ला सकता है, तो उसके लिए जल परिवहन ही क्या है, महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण है। तो समझ जाइए, तो यही है कि घरेलू कार्य, पेयजल, सिंचाई, उद्योग, जल विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन, परिवहन के लिए किया जाता है जल संसाधन का उपयोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि ह्रास को रोकने के लिए 5 प्रमुख उपाय बताइए। भूमि ह्रास रोकने के लिए 5 उपाय निम्न है। पर्वतीय क्षेत्र, यानी ह्रास का मतलब हुआ कि जो भूमि के खत्मा हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसका क्या मतलब, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, तो भूमि ह्रास रोकने के लिए हम 5 उपाय हैं। पहला उपाय है, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती बनाकर खेती करना चाहिए। पर्वतीय जो पहाड़ी इलाका है ना, उसको हमें कैसे खेती करना चाहिए कि सीढ़ी की तरह बना देना चाहिए, ताकि हमें क्या होगा, वहाँ पानी रुकेगा, फसल होगा और मिट्टी के कटाव भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सीढ़ी मतलब मिट्टी के ह्रास भी नहीं होगा, तो सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। दूसरा है, मरुस्थल को सीमावर्ती क्षेत्र में अधिक झाड़ियाँ लगाना चाहिए। जो भी झाड़ियाँ है, जो मरुस्थल जहाँ पानी की समस्या है, पेड़ पौधा की समस्या है, तो वहाँ क्या करना चाहिए, अधिक हमें झाड़ियाँ, खरपतवार लगाना चाहिए। फिर पशुचरण, पशुचरण एवं वन्य काट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी पशुचरण, जो पशु चरता है, गाय भैंस ये सब, तो इस पर रोक लगाना चाहिए। और जो काटता है उस पर भी रोक लगाना चाहिए। हाँ, काटना चाहिए, लेकिन जब उसका पूरे पेड़ तैयार हो जा रहा है, सूख जा रहा है, तब काटना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग पेड़ लगाइए, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ में एक ऐसा पेड़ लगाए जो याद रहे कि हाँ मेरे लाइफ में है, जहाँ आप जाए याद रखें, आने वाले समय में आपको, आने वाले पीढ़ी में उसको काम दे। क्योंकि हमें पेड़, एक अभी पर्यावरण को प्रदूषित होने का सबसे मेन रीज़न है पेड़ पौधा की कमी है, ठीक है ना। और दिन पर दिन कमी होते रहे, रोज़ हज़ारों करोड़ पेड़ कटा रहा है इंडिया में, लेकिन लोग कम लगा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है, काटे गए भैरे के स्थान पर जंगल लगाना चाहिए, यानी काटे गए पेड़ पौधे के ये मतलब स्थान पर जंगल लगाना चाहिए। जो काटे गए हैं उस पर क्या लगाना चाहिए, जंगल लगाना चाहिए। हाँ, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो जो काटे जाते हैं, समझ गए। अगला है, मैदानी क्षेत्र में बेकार पड़ी भूमि पर वृक्ष रोपण करना चाहिए। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ जो बेकार भूमि है, तो उस पर क्या करना चाहिए, वृक्ष रोपण करना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लिखिएगा, निम्न उपाय है, पहला, दूसरा, इस तरह से नंबर दे के आप लिखिएगा। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, मतलब 1 नंबर 2 नंबर देखिए, इसमें 1 नंबर लिखिएगा, 2 3 4 5, ठीक है ना, ये 5, ठीक है ना। हाँ, तो जहाँ मान लीजिए पेड़ पौधा काट देते तो वहाँ क्या लगाइए, फिर से वहाँ जंगल लगाना चाहिए, ठीक है ना। चौथा नियम ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार में वन विनाश का मुख्य कारण क्या है, यानी बिहार में जो वन विनाश हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्यों वन अधिक कटाव हो रहा है, आपको पता है वन का। तो वन विनाश का एक सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है, यानी सबसे मेन कारण है कि जो कृषि योग्य भूमि है ना उसको फैलाना, पेड़ पौधा वाला काट के फिर उसमें फसल उत्पादन करना, तो ये सबसे समस्या है। फिर तेजी से खनन कार्य के कारण, तेजी से खनन किया जाए, खनन मतलब मिट्टी खनन, इसलिए पेड़ पौधा कट जाता है। और जो वन विनाश का विनाश हो रहा है, यानी मिट्टी तेजी से खनन के कारण वन का विनाश, ये वन है, वन का विनाश हो रहा है। फिर पशुचरण, रेल मार्ग बनता है तो लाखों हज़ारों पेड़ ऐसे ही काट देता है, क्योंकि आपको पता है कि रेल मार्ग का मार्ग अलग होता है, जो जंगल से होकर ज़्यादातर गुजरता है, लेकिन पेड़ पौधा काट देता है। लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए, जितना काटना चाहिए उससे दुगुना कहीं उसके साइड में लगाना चाहिए। जैसे सड़क ही बनता है, हाईवे, 4 लाइन, ये सब बनता है, तो क्या होता है, देखते हैं पेड़ पौधा काट देता है, लेकिन लगाता हो ना, लगाता है तो ध्यान भी नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हम हाईवे भी, सड़क भी बना रहे हैं, तो अगर पेड़ काट के बना रहे हैं तो फिर से पेड़ लगाया जाए, ठीक है। जहाँ तक कोशिश किया जाए कि पेड़ बचे।
फिर ईंधन के लिए लकड़ियाँ, यानी जो जलावन है उसके लिए लोग लकड़ियाँ का उपयोग करते हैं, तो इसलिए पेड़ पौधा को काट देते हैं। जिसमें करते हैं गाँव में भी काट देते हैं, फिर उसको सुखाते फिर जलाते हैं। औद्योगिक विकास, उद्योग धंधा में इसका उपयोग होता है। फिर नगरीय भी वन विनाश का प्रमुख कारण, यानी नगर बन रहा है, नगर मतलब शहरीकरण, ये भी वन विनाश का प्रमुख कारण है। शहरीकरण यानी शहर में लोग जा रहे हैं, उद्योग धंधा का स्थापना हो रहा है शहर में, तो लोग पेड़ पौधा काट कर फिर वो बना रहे हैं, ठीक है ना, फैक्ट्री खोल रहे हैं, कंपनी बड़का बड़का खोल रहे हैं, तो यही सब कारण है। तो समझ गए, वन विनाश का मुख्य कारण है। एक बार और सुन लीजिए, वन विनाश एक सबसे बड़ा कारण है। कृषिगत भूमि को फैलाव, तेजी से खनन कार्य के कारण वन का विनाश हो रहा है। पशुचरण, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ईंधन की लकड़ियाँ और औद्योगिक विकास एवं नगरीय भी वन विकास का प्रमुख कारण है विनाश का। चलिए, प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधन, देखिए याद रखिएगा, जो भी प्राकृतिक संसाधन वो काफ़ी कीमती है, और जो हमें प्रकृति मुफ्त में दिया है ना, वो ऐसा संसाधन है जिसको आप हमेशा नहीं खरीद सकते हैं। अगर अभी मान लीजिए कोरोना जो आया था, उसमें ऑक्सीजन की समस्या हो गई थी, कितना 50-50 हज़ार की एक सिलेंडर मिलता था, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण यानी उसको बचाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो पहला है यानी क्यों आवश्यक है, कैसे क्यों बचा सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाता है दोबारा नहीं आता है, उसको दोबारा आने में वर्षों लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, खत्म हो जाएगा तो फिर आने में इसको लंबा लाखों वर्ष लग जाएगा, हजारों वर्ष लग जाएगा, ठीक है ना। अनेक महत्वपूर्ण पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आता है। इन संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, यानी विवेकपूर्ण सही तरीके से उपयोग करना है। जैसे कोयला एक बार उपयोग हो जाएगा तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो इसका मात्रा खत्म होते न जाएगा, और जब जो मात्रा है हमारे पृथ्वी पर एक बार खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन संसाधनों को विकास विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी सही ढंग से, नहीं तो इनकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगा, मान लीजिए आप पेट्रोल है, तो पेट्रोल एक बार उपयोग करके दोबारा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इसका मात्रा होगा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कहाँ से लाइएगा, इसको पूर्ति हजारों वर्ष लाखों वर्ष में होगा, तो इसीलिए इसकी प्राप्ति असंभव है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को क्या करना चाहिए, संरक्षण जरूरी है। तो समझ गए, पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आता है। इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, नहीं तो इनकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण जरूरी है, यानी बचाव। चलिए, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा, जिसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। एक नंबर लिखिएगा, एक नंबर में कि जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है नदी से। नदी घाटी परियोजना यानी नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है, उसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है? जल विद्युत उत्पन्न करना, यानी कहीं नदी से फिर नहर निकाल कर उससे जल विद्युत को उत्पन्न किया, यानी जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है एक। और दूसरा है सिंचाई के साधन के उपलब्ध कराना। मान लीजिए हर जगह पानी की मात्रा नहीं अवेलेबल रहता वहाँ, तो क्या किया जाता है, नहर बनाकर मतलब परियोजना बनाकर नदी घाटी परियोजना के द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध कराता है। फिर बाढ़ की रोकथाम, अगर मान लीजिए एक नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है लेकिन उससे अलग अलग उसको नहर निकाल दिया गया है, ठीक है ना, छोटी छोटी, तो क्या किया जाएगा, उसमें पानी की मात्रा तो कम जाएगा, तो पानी सब जगह फैल जाएगा, तो उसमें बाढ़ के वहाँ के लोग को बाढ़ की समस्या से बचाव होगा। तो बाढ़ की रोकथाम करना और मिट्टी को कटाव को रोकना। जैसे अधिक पानी होता है तो आपको पता है कि मिट्टी कटाव होने लगता है, तो अगर हम नदी घाटी परियोजना को उद्देश्य एक है कि मिट्टी कटाव को रोकना। फिर मछली पालन, यातायात की सुविधा प्राप्त करना, पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बनाना। यानी मान लीजिए नदी घाटी परियोजना से मछली पालन करते हैं, यातायात की सुविधा, आने जाने की सुविधा, और पर्यटक जो देखने कहीं लोग आते जाते हैं देखने, उसको आकर्षक केंद्र बनाना, ठीक है। तो ये सब है। तो याद रखिएगा, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत का उत्पादन करना, सिंचाई को साधन को उपलब्ध कराना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी को कटाव को रोकना, मछली पालन, यातायात की सुविधा प्राप्त करना, ठीक है। फिर पर्यटकों के लिए आकर्षक मतलब एक देखने योग्य, देखेगा तो आश्चर्यचकित हो जाए, ठीक है ना, उसको अच्छा लगे, वैसा केंद्र बनाना।
तो समझ गए, आज ये फर्स्ट क्लास था सब्जेक्टिव का इस 2024 के लिए। तो अगर आप इसको अच्छा पसंद कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से हम हर सब्जेक्ट के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत सबका मैं क्या करूँगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बताऊँगा। तो नए हैं तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पैसा वैसा नहीं लगेगा, यहाँ फ्री में पढ़िएगा। जो भी पढ़िएगा एक बेहतर कंटेंट पढ़िएगा, बेहतर चीज़ सीखिएगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। जो भी दोस्त आपको क्लास 10th में उसके पास शेयर कीजिए, जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, जो देखे। ये ना कि आप किसी के पास शेयर मत कीजिए, जो स्टूडेंट है उसी के पास शेयर कीजिए। तो चलिए, अगर ये क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।